नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत गुजरात से। मित्रों, आजकल की बहुत आम समस्या और वह है मल्टीग्रेन आटा कितना उचित और कितना अनुचित है। मेरे पास ओपीडी में हेल्थ कॉन्शियस लोग आते हैं और खुद ही कहते हैं कि मैडम हम तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, इसीलिए हमने अभी से ही मल्टीग्रेन आटा शुरू कर दिया है। गेहूं भी नहीं खाया जाए, ज्वार भी नहीं खाया जाए, बाजरा गर्म पड़ता है, तो हमने सोचा कि ये सब बंद करके सिर्फ मल्टीग्रेन आटा ही शुरू करें तो सबसे अच्छा रहेगा। तो मैडम ये ठीक तो है ना? तो मित्रों, इस बात को आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हम समझ लें कि जो मल्टीग्रेन आटा हम लेते हैं क्या वह सच में आपके शरीर की सेहत के लिए सही है या नहीं। दोस्तों, ये मल्टीग्रेन का चलन विदेश से आया है। कितनी सारी कंपनियां मल्टीग्रेन आटा बनाती हैं, उसमें कुछ कंपनियां 5 और कुछ कंपनियां 7 अनाज को मिलाती हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूं, रागी, चना आदि को शामिल किया जाता है। एक्चुअली सवाल ये है कि क्या आयुर्वेद के अनुसार ये उचित है? क्योंकि सारी कंपनियां ऐसा पब्लिसिटी स्टंट करती हैं कि आयुर्वेदा के अनुसार ये सर्वोत्तम है और शरीर के लिए सही है। जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलता ना, तब उसे आयुर्वेदिक के अनुसार शरीर के लिए बहुत फायदेमंद बताया जाता है, तो लोग उसे बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मैं स्पष्टता के साथ कह रही हूँ कि आयुर्वेद के किसी भी ग्रंथ में मल्टीग्रेन की समर्थना नहीं की गई है। इनफैक्ट चरक आचार्य ने अन्नपान पर एक बहुत ही शानदार पूरा अध्याय लिखा है, जिसमें हर अलग अलग अनाज का डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में किया है। लेकिन कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ऐसी स्पष्टता नहीं है कि सभी अनाजों को मिलाकर हमें खाना चाहिए। आयुर्वेद के महर्षियों ने अन्न को मुख्य 2 भागों में डिवाइड किया है। शुक धान्य, जिसके अंदर गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि अनाज आते हैं, और शिंबी धान्य, जो छिलके वाली वस्तु के अंदर से निकलते हैं, जिसके अंदर ज्यादातर सभी प्रकार की दालें आती हैं। यानी कि सुख धान्य मतलब ग्रेन्स और शिंबी धान्य मतलब पल्सेस। तो इन दोनों चीज़ों का बहुत डिटेल में वर्णन है। ज़्यादातर हमारी भारतीय परंपरा देखें, हमारी परंपरा के अनुसार आहार देखें, तो उसका कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि शूक धान्य और शिंबी धान्य मिलाकर खाने होते हैं। शूक धान्य कार्बोहाइड्रेट रिच है और शिंबी धान्य यानी कि कठोल ये प्रोटीन रिच है। मित्रों, हर द्रव्य यूनिक होता है, अपने गुण रखता है, और हर द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ मिलाया नहीं जा सकता। हमारी संस्कृति में मकर संक्रांति के दिन 7 अनाज की खिचड़ी खाने की परंपरा है। ये सामाजिक एकता दिखाता है कि हर वर्ग के लोग एक साथ आएं और सर्वांगीण विकास करें, और वो खिचड़ी सिर्फ मकर संक्रांति में ही खाया जाता है, पूरे साल नहीं। इसीलिए अगर आपको उन अनाजों को मिलाना है तो खिचड़ी के रूप में मिला सकते हैं, लेकिन आटे के रूप में कभी नहीं। पिष्ट अन्न यानी कि पिसा हुआ अन्न, आटा आयुर्वेद में थोड़ा नीची श्रेणी का माना जाता है। आटा जितना बारीक होता है उतना पचने में भारी, इसीलिए जहाँ तक हो सके मोटे आटे की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसीलिए जहाँ तक संभव है मल्टीग्रेन की कोई जगह ही नहीं है। मल्टीग्रेन में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है वे सभी अलग अलग गुणधर्म रखती हैं। उदाहरण के तौर पर गेहूं पचने में भारी है, ज्वार और बाजरा उससे थोड़े हल्के हैं, रागी बिल्कुल ही हल्की है। अब जब हर चीज़ को मिलाकर जब आंतों में डाला जाता है तो आंतें बेचारी कंफ्यूज हो जाती हैं। गेहूं देखते ही आंतें ज़्यादा पाचक रस निकालती हैं, तभी सामने रागी आ जाती है जो बिल्कुल हल्की है तो रस कम करती है, फिर सामने गेहूं आ जाता है। तो दोस्तों, इसके कारण पाचन तंत्र के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीर्य विरुद्ध आहार है, अग्नि विरुद्ध आहार है और संयोग विरुद्ध आहार है। कुछ का गर्म गुण है, कुछ का ठंडा गुण है, कुछ पचने में भारी है, कुछ पचने में हल्के हैं। तो इन सारी चीजों को मिलाकर साथ लेना कभी भी सही नहीं है। आइडियली देखने जाए तो हर देश की अपनी खाने की अलग परंपरा होती है। उदाहरण के तौर पर आप सौराष्ट्र जाएं तो वहाँ के लोग ज़्यादा बाजरा इस्तेमाल करते हैं। साउथ गुजरात में गेहूं इस्तेमाल होता है।
ऊपर नॉर्थ तरफ जाएं तो वो लोग ज्वार की रोटी इस्तेमाल करते हैं। डांग और सापुतारा तरफ जाएं तो वहाँ के लोग रागी की रोटी खाते हैं। इसलिए आयुर्वेद देश सात्म्य को महत्वपूर्ण मानता है। आप जिस देश में रहते हैं वहाँ के वातावरण के अनुसार ही आपकी परंपरा होती है, और परंपरा के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। इसलिए मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आपके घर के आसपास जो चावल उगते हैं वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसके लिए हमें अलग से दूसरे देश से चावल मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि दूर से आए हुए चावल शायद आपको पचने में भारी पड़े। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि फ्यूज़न रेसिपी के चक्कर में न पड़ना। आपको कौन सा अनाज चुनना चाहिए, इसका आधार आपके शरीर की प्रकृति, वातावरण, देश और ऋतु, इन सभी पर निर्भर करता है। मन में किसी भी तरह का डर रखे बिना बिंदास अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार आहार खाओ और बस स्वस्थ रहो। ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद।